नमस्कार देवी और सज्जनों, आप देख रहे हैं डाउट क्लियर विद मनोज। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं फंडामेंटल राइट बनाम डीपीएसपी यानी संसद बनाम सुप्रीम कोर्ट विवाद। सुप्रीम कोर्ट बनाम संसद मतलब अर्थ ये हुआ कि फंडामेंटल और डीपीएसपी में क्या क्या विवाद और क्या क्या फैसले हैं जो कि परीक्षा एग्जाम रिलेटेड चीज़ों से महत्वपूर्ण है और हमारे किन किन विषयों पर कहाँ कहाँ कौन से चर्चाएं हुई हैं जो कि इस टॉपिक को एक गहन मुद्दा के रूप में पेश करती हैं। यानी हम देखेंगे कि फंडामेंटल राइट कहाँ पर ज़्यादा सक्रिय है और डीपीएसपी असक्रिय है और कहाँ पे डीपीएसपी सक्रिय है, फंडामेंटल सक्रिय है। यानी इन दोनों के बीच के जो विवाद है और उनमें आए फैसले और सुप्रीम कोर्ट के समय समय पर हुए बदलाव को हम लोग पढ़ेंगे और देखेंगे किस तरीके से जब राजनीति हावी होती है तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले यकीनन बदलते रहते हैं और जब राजनीति हावी कम होती है यानी जब सरकार बहुमत की हो तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जो हैं वो लचीले होते हैं। लेकिन जब वही सरकार अबहुमत की होती है, गठबंधन की होती है, तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले बहुत ही पेचीदा होते हैं। इस चीज को देखने को आज हमको मिलेगा केशवानंद भारतीवाद में, जहाँ गोलकनाथ बनाम राज्य सरकारवाद में फैसले दिए गए थे कुछ और, केशवानंद भारती में बदल दिए गए कुछ और। चलिए प्रथम चरण से हम शुरू करने वाले थे। इस चीज़ों को हमने कल तो छोड़ दिया था, हमने सोचा कि नहीं पढ़ाया जाएगा, लेकिन मुझे लगा कि ये मुद्दा गहन है, इसको विद्यार्थियों को समझाना बहुत जरूरी है क्योंकि यहाँ से सवाल आने की 100% संभावनाएं है। तो इसीलिए इन चीज़ों पर काम किया जाएगा। चलिए हम लोग बात करने वाले हैं प्रथम चरण पर। प्रथम चरण हमारा 1950 से 1967 के बीच शुरू होता है। फंडामेंटल बनाम डीपीएसपी। इसमें क्या था, फंडामेंटल राइट में क्या हुआ, चमकन दोहराई राजनवाद 1950 में आया। उसमें एक विवाद ये हुआ कि फैसले ये आए सुप्रीम कोर्ट के कि आरक्षण का प्रावधान अनुच्छेद 46 में किया गया सरकार के द्वारा, लेकिन प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 15(4) और अनुच्छेद 31(a) और 31(b) और 9वीं अनुसूची, इन सारी चीजों ने इनको क्या किया कि चुनौती दे दिया शंकरी प्रसाद मामले में। वही 7th जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट चुनौती देता है सज्जन सिवाल में, तो ये चीजें हम लोग अभी और बेहतर तरीके से समझ इसलिए पाएंगे क्योंकि आगे एक्सप्लेनेशन है इसका। बस हम लोग एक बार देख लेते हैं समरी, आगे इन चीजों को और बेहतर तरीके से हम समझाएंगे। द्वितीय चरण में क्या था, 1967 से 1978 के बीच होता है, गोलकनाथ बनाम राज्यवाद 1967। इसमें 24वां 25वां और 1971 में संशोधन आया, 29वां संविधान संशोधन 1972 में हुआ। अब यहाँ से हमारी जर्नी शुरू होती है। जर्नी शुरू होने से पहले आप लोगों ने लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो कृपया कर लीजिएगा, क्योंकि जो ये नोट्स पढ़ाया जा रहा है यकीनन आप कई प्लेटफॉर्मों पर पढ़कर देख लीजिए, ऐसे कभी कंटेंट आपको मिलेंगे नहीं। यकीनन है कि यहाँ से पढ़ेंगे तो आप पेपर पॉलिटी के क्वेश्चन तो नहीं ही छूटेंगे, बाकी चीज़ों का तो पता नहीं। चलिए, मद्रास प्रांत द्वारा अनुच्छेद 46 के तहत शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने के लिए सरकारी आदेश जारी किया गया, जिसे चमकन दोहराई राजनवाद 1951 में चुनौती दी गई। यानी मद्रास प्रांत द्वारा 19 वो अनुच्छेद 46 के तहत शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की बात की गई, लेकिन चमकई दोहराई राजनवाद 1951 में क्या हुआ, चुनौती दी गई। क्यों चुनौती दी गई, इसके आगे की बात हम समझते हैं। हालांकि न्यायालय ने मूल अधिकारों को डीपीएसपी से अधिक प्राथमिक माना है, लेकिन यह स्वीकार किया कि संसद संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। यानी डीपीएसपी अधिक प्राथमिक माना, लेकिन यह अभी स्वीकार किया कि संविधान में संसद जो है वो संशोधन कर सकती है। यानी राज्य सरकारें
किसी भी चीज को लागू करने के लिए जनहित में ये फैसले हुए, किसके फैसले हुए? सुप्रीम कोर्ट के फैसले हुए कि संविधान में संशोधन कर सकती है। क्यों हुए? क्योंकि उस समय हमें लग रहा है सरकार बहुमत की रही होगी। बहुमत की हो या ना हो, इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे दर्शन, क्योंकि हम अपने मन से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन जो चीजें पढ़ने समझने के बाद आएंगे अभी यही समझ में आएगा कि जब जब सरकारें बहुमत की हुई तब तब फैसले लचीले आए सुप्रीम कोर्ट के, और जब जब सरकारें असंगठित रही या जोड़ तोड़ करके बनाई गई तो उसमें फैसले बड़े पेचीदे थे। चलिए बात करते हैं। इसी क्रम में प्रथम संविधान संशोधन अनुच्छेद 15(4), 31(1) और 31(b) के माध्यम से मूल अधिकारों को सीमित किया गया। यानी 15(4) को लाया गया, 31(a) को लाया गया और 31(b) के माध्यम से मूल अधिकार क्या हुए? सीमित हुए। इसीलिए शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 में प्रथम संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। इस चीज को आप लोग शायद समझ न रहे हुए, तो हम एक बार रिपीट करते हैं क्या क्या चीजें हुई और क्या मतलब था। मतलब यह था कि मद्रास प्रांत द्वारा अनुच्छेद 46 के तहत शिक्षण संस्थानों में आरक्षण देने की बात की गई, सरकारी आदेश जारी किया गया, लेकिन चंबकई दौरान राजनवाद 1951 में चुनौती दी गई। हालांकि न्यायालय ने मूल अधिकारों को डीपीएसपी से अधिक प्राथमिक माना था, लेकिन यह स्वीकार किया कि संसद संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकारों में परिवर्तन कर सकती है। इसी क्रम में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 15(4) और 31(a) और 31(b) के माध्यम से मूल अधिकारों क्या कर दिया गया? सीमित कर दिया गया, ताकि राज्य सरकारें अपनी जो कार्यवान है, जो नीतियां हैं, उनको लागू करने में क्या हो? सफल हो जाए। इसलिए दिक्कतें हो रही थी, इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता का समय था, तो चीजें बहुत बिखरी बिखरी सी थी। तो जब भी कोई काम राज्य सरकारें करती, वो पिछड़ा वर्ग के लिए हो, अनुसूचित वर्ग के लिए हो, किसी व्यक्ति के लिए हो, तो वहां पर मूल अधिकारों का मामला आ जाता था। जब मूल अधिकारों का मामला आ जाता था तो वहां पर राज्य सरकारों को झुकना पड़ता था, क्योंकि उस समय मूल अधिकार क्या थे? प्राथमिक हुआ करते, तो डीपीएसपी क्या थे? वो सेकेंडरी क्लॉज में आते थे। लेकिन फिर आगे ऐसे ऐसे आपको तमाम विवाद दिखेंगे जहां पर चीजों को संशोधन किया गया और बाद में समतुल्य भाषा में लाया गया, यानी एक दूसरे के संपूरक बनाया जाता है, लेकिन तमाम प्रकार के विवादों के बाद होती है ऐसी स्थिति। देखिए आगे जर्नी क्या कहती है। इस आधार पर यह था कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति अनुच्छेद 13 के अधीन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। यानी इस आधार में 368 में संविधान संशोधन की शक्ति जो थी वो अनुच्छेद 13 के अधीन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है, यानी विधि कानून की परिभाषा से बाहर है। इसीलिए संविधान संशोधन द्वारा भी मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता। ये कौन सी चुनौती है? शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघवाद 1951 में कहा गया। लेकिन फिर आगे पढ़िएगा क्या होता है, समझिए। मूल अधिकारों को सीमित किया, इसमें यह था इसीलिए संविधान संशोधन द्वारा भी मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जाता। हालांकि न्यायालय ने प्रथम संविधान संशोधन को वैध माना और निर्णय दिया कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति नहीं बल्कि प्रक्रिया का उल्लेख है। यानी 368 में संविधान संशोधन की शक्ति नहीं बल्कि प्रक्रिया का उल्लेख है, और इसीलिए अनुच्छेद 13 के तहत संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। बिल्कुल सही बात है। अनुच्छेद 13 यानी 12 से शुरू हो जाता है हमारा मूल अधिकार। इस बात को आप लोग समझिएगा, तभी इस चीजों को पकड़ पाएंगे और समझ पाएंगे ये चीजें क्या कही जा रही हैं, क्यों कही जा रही हैं। यानी संविधान संशोधन विधि की परिभाषा में शामिल नहीं है। इसी प्रकार सज्जन सिंह बनाम राजस्थान राज्यवाद 1965 में न्यायालय ने पुनः यह स्पष्ट किया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है। देखिए यहीं पे मामले बदल गए। अब देख लीजिए, आ गई बहुमत की सरकार, मामला क्या हो गया? चेंज हो गया। जहां पर सरकारें जरा भी लचीली हुई वहां फैसले बड़े कठोर आए सुप्रीम कोर्ट के, और जहां सरकारें थोड़ा सा बहुमत में रही वहां पर फैसले क्या हो गए? सुप्रीम कोर्ट के बदल गए। आगे हम लोग देखते हैं। हालांकि सज्जन सिंहवाद के निर्णय को गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद में चुनौती दी गई,
क्यों दी गई? जहां न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया दोनों का उल्लेख है। बिल्कुल सही बात है। और यह अनुच्छेद 13 के तहत विधि की परिभाषा में शामिल है। अब देख लीजिए, यहाँ मामले बदल गए, वहां मामले कुछ और कह रहे थे, यहाँ मामले कुछ और कह रहे हैं। यही विवाद है जो इस टॉपिक को बहुत रोचक बनाते हैं। आखिरी में ये यकीनन निष्कर्ष निकलेगा कि एक दूसरे के संपूरक ही चीजों को देखा जाएगा, लेकिन विवादों को पढ़ेंगे समझेंगे तभी हम जानेंगे। इसीलिए संविधान संशोधन द्वारा मूल अधिकारों को सीमित नहीं किया जा सकता है। न्यायालय के अनुसार मूल अधिकार पवित्र अधिकार है जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सकता। हालांकि गोलकनाथवाद में न्यायालय का निर्णय भविष्यलक्षी निर्णय था, अर्थात यह निर्णय भविष्य में होने वाले संविधान संशोधन पर लागू होना, न कि अतीत में हुए संशोधन पर। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो अतीत में संशोधन हुए उसका इस संशोधन से कोई लेना देना नहीं, लेकिन भविष्य में जो होने वाले संशोधन है उस पर लागू होगा। अतीत मतलब गुजरे हुए कलों पर। हालांकि इस निर्णय ने प्रतिक्रियात्मक स्वरूप संसद द्वारा 24वां संविधान संशोधन 1971 में अधिनियमित किया गया, जिसके तहत संसद मूल अधिकारों यानी मूल अधिकार सहित संविधान में किसी भाग में संशोधन कर सकती है। अब देख लीजिए, मामला फिर चेंज हो गया। सरकार ने एक बिल पास किया, यानी 24वां संविधान संशोधन के द्वारा ये कहा गया कि 1971 में नियमित किया गया, जिसके तहत संसद मूल अधिकारों सहित संविधान किसी भाग में संशोधन कर सकती है। यानी ये कार्यकाल किसका रहा होगा? आप लोग समझ सकते हैं, इंदिरा गांधी जी का रहा होगा। तो उस समय बहुमत की परसेंट बहुमतों की सरकार हुआ करती थी, तो शायद ये चीजों को बहुत लचीले तौर पर देखा जाता। लेकिन अब आगे देखिएगा, क्योंकि अनुच्छेद 13(4) के तहत संविधान संशोधन विधि की परिभाषा शामिल नहीं माना गया, इसी प्रकार 25वें संविधान संशोधन 1971 के माध्यम से अनुच्छेद 31C के तहत यह प्रावधान किया गया कि अनुच्छेद 39B और अनुच्छेद 39C के निर्देशक तत्व अनुच्छेद 14 और 19 के मूल अधिकार से प्राथमिक है। अब ये देख लीजिए, यहाँ पर मूल अधिकारों को सेकेंडरी बनाया गया और डीपीएसपी को प्राथमिक बनाया गया। यानी 39B और 39C जो है निर्देशक तत्व, वो आर्टिकल 14 और 19 के मूल अधिकार से प्राथमिक है। इस प्रकार मूल अधिकार बनाम निर्देशक तत्व का संघर्ष संसदीय सर्वोच्चता बनाम नेक सर्वोच्चता के संघर्ष में परिवर्तित हो गया। यही चीज हम पहले से आप लोगों को समझाना चाह रहे थे। हालांकि केशवानंद भारतीवाद में 24वें 25वें संविधान संशोधन के साथ 29वें संविधान संशोधन को चुनौती दी गई। यानी न्यायालय ने इन संशोधनों को वैध मानते हुए निर्णय दिया कि संसद मूल अधिकारों सहित संविधान के किसी विभाग में संशोधन कर सकती है। देखिए, यहाँ फैसले बदल गए न्यायालय के। लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे को नष्ट नहीं किया जा सकता। ये बात बहुत अच्छी बोली कि संशोधन हो सकता है, यानी राज्य कल्याणकारी हितों के लिए मूल अधिकारों में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे को छोड़ करके। इसीलिए 42वां संविधान संशोधन देखो लघु संविधान के नाम से जाना जाता है। केशवानंद भारतीवाद में संसद ने 42वें संविधान संशोधन के तहत पुनः संसदीय सर्वोच्चता स्थापित करने वाले प्रावधान किए। जैसे क्या क्या प्रावधान किए? ये परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 42वां संविधान संशोधन। जो व्यक्ति IAS PCS या किसी अदर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज को जरूर पढ़ें और जरूर समझें, क्योंकि ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। संविधान संशोधन को किसी न्यायालय द्वारा संविधान संशोधन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। यानी पहला अर्थ क्या था 42वें संविधान संशोधन का? संविधान संशोधन को किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, पहली बातें लिखी गई। दूसरी क्या लिखी गई? सभी DPSP यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अनुच्छेद 14 और 19 के मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। फिर हालांकि मिनर्वा मिल्स वाद भारत संघ 1980 में न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन के
इन उपबंधों को असंवैधानिक घोषित कर दिया। अब यहाँ पर फिर फैसले बदल गए सुप्रीम कोर्ट के। मैंने शुरू में कहा था ना कि सरकारें बहुमत की हो तो फैसले लचीले आते हैं, जिसे आज वर्तमान की स्थितियां देखी जा रही हैं। वैसे सेम कंडीशन वहां हुआ करती थी। और जब सरकारें क्या हो, संगठित होकर यानी कई भागों में जोड़ तोड़ के बनाई गई हो, तो फैसले क्या आते, पेचीदा आते। चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं। न्यायालय के अनुसार मूल अधिकार और निरसक तत्व परस्पर विरोधी नहीं बल्कि पूरक हैं और इसके मध्य सामंजस्यपूर्ण संबंध संविधान का आधारभूत ढांचा है। फिर देखते हैं संविधान का आधारभूत ढांचा। संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लेख संविधान में नहीं है, बल्कि सर्वप्रथम केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधारभूत ढांचे को प्रस्तुत किया गया। लेकिन न्यायालय द्वारा इसे परिभाषित नहीं किया गया, यानी इसको क्लियर नहीं किया गया कि कौन सा आधारभूत ढांचा है और क्यों है। लेकिन इतना जरूर बताया गया कि आधारभूत ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने कहा कि जब समय आएगा तो हम बताएंगे कि आधारभूत ढांचे क्या होते हैं संविधान के। बल्कि न्यायालय ने निर्णय दिया कि आधारभूत ढांचे की सूची अलग अलग मामलों में न्यायालय द्वारा प्रस्तुत की जाएगी, यानी समय समय पर बताया जाएगा कि आधारभूत ढांचे क्या क्या हो सकते हैं। चलिए इस संबंध में आधारभूत ढांचे के निम्नलिखित तत्व शामिल है। केशवानंद भारतीवाद में क्या क्या फैसले है। संविधान की सर्वोच्चता होनी चाहिए, लोकतांत्रिक गणराज्य होना चाहिए और शक्तियों का पृथक्करण होना चाहिए। यानी शक्ति पूरी तरीके से क्या होगी, कार्यपालिका अपना काम करेगी और न्यायपालिका अपना काम करेगी। यानी शक्तियों का पृथक्करण यहाँ देखने को हमको मिलता है। फिर राजनारायण बनाम इंदिरा गांधीवाद में क्या फैसले थे। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। फिर क्या था कि हो तो होलनवाद में विधि का शासन होना चाहिए। ये पीसीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीलिम्स के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कभी कभी सीक्वेंस लगाने को आ जाता है कि कौन से वाद में कौन सी चीजें बोली गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और क्या फैसले आए उनके। अब जैसे नरसिम्हावाद में देखेंगे, नरसिम्हावाद में देखेंगे कि संसदीय लोकतंत्र को आधारभूत ढांचा घोषित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। एसआर मुंबईवाद में प्रस्तावना संघवाद प्रतिनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना। आईआर के हो तो होलनवाद में न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। एनजेओसीवाद स्वतंत्र न्यायपालिका, यानी न्यायपालिका क्या है, स्वतंत्र है। यहीं पर फिर क्या होता है, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब ये चीजें यहीं पर समाप्त होती हैं, दी एंड की तरफ हम लोग बढ़ चुके हैं। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे मूल कर्तव्य और देखेंगे। तो जिन लोगों को लग रहा होगा कि चीजें समझ में नहीं आ रही, एक दो बार बिल्कुल क्लास देखें, यकीन मानिए इतना कुछ इसमें लिख दिया गया है कि उसमें बहुत ज्यादा व्याख्या करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि व्याख्या के साथ ही ये पूरा नोट्स तैयार है। और जो चीजें समझाने योग्य थी मैंने उसको पूरी तरीके से समझाया है, बाकी कुछ समझने की जरूरत नहीं है आप लोगों को। चलते हैं, मिलते हैं। जिन्होंने भैया लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है, कृपया वो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ताकि ये नोट्स जो है वो उन लोगों तक पहुंच सके जिन लोगों के सीरियस तैयारी कर रहे हैं, सीरियस कैंडिडेट है यूपीएससी के, यूपीपीएससी के और बीपीएससी के, ताकि वो चीज़ें सफलतापूर्वक प्राप्त कर सके और आगे की राह देख सके। मिलते हैं फिर अगले भाग में। मूल कर्तव्य को इंतजार करिए, अगला पार्ट जल्द ही आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।